आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है व्हेन ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्प्रिंग है उसको 2 सेंटीमीटर खींच दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा U है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींच दिया जाता है तो पूछता है कि अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए हमने 49 नंबर क्वेश्चन किया था, इसमें 2 सेंटीमीटर पहले खींचा गया फिर 8, इसलिए देखिए उसी तरह का क्वेश्चन फिर पूछा गया। ये 2006 में पूछा गया, ये 2003 में पूछा गया। इसीलिए देखिए नीट का आंसर पेपर करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है, दूसरी हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो सेम 49 नंबर क्वेश्चन जैसा है तो इसको देखते हैं। तो देखिए 49 में कर दिया है तो ये पूरी गणित यहाँ तक नहीं बताया, सीधा सीधा उसने बता दिया कि u1/u2 = x1² तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। क्योंकि डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो भी डायरेक्ट पूछा जाए उस तरह का फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहले 4 सेंटीमीटर खींचा 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, फिर दोबारा में 10 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 25 बार कट गया तो U2 आ गया 25 U1। 51 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर में भी देखिए वही रिपीट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है 2 स्प्रिंग A एंड B हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट KA, जहां पर K और KB बराबर है। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें KP KQ से ज्यादा था तो इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट किया है। 46 वाले से मिलता जुलता ये क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है। तो देखिए 2 हमारे पास स्प्रिंग है A और B, उनमें से पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, दूसरी वाली का है KB और KA = 2 KB है, यानी K का 2 गुना है स्प्रिंग कांस्टेंट KB से। इसीलिए बराबर करने के लिए इसमें इधर 2 का गुणा करना पड़ा। आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब इसको खींचा जा रहा है स्प्रिंग को दोनों स्प्रिंगों में बराबर बल लगा करके, बल का परिमाण बराबर है। If energy stored in spring A is EA, then energy stored in B will be। अगर पहली वाली स्प्रिंग में EA एनर्जी स्टोर होती है तो B वाली में कितना स्टोर होगी। तो सीधा सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दिया, ऊर्जा कहें या स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहें या यही कार्य में बदल जाता है तो कभी कभी W = ½ kx² लिखता है। तो चूंकि ऊर्जा के द्वारा ही कार्य होता है तो ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, इसलिए W बराबर भी ½ kx² लिख सकता है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसने लिखा ½ kx²। अब चूंकि दोनों स्प्रिंगों को बराबर बल लगा करके खींचा जा रहा है तो जायज सी बात है कि हमें बल वाला फार्मूला लाना पड़ेगा जिसमें फोर्स हो। तो देखिए F = होता है kx -kx होता है जब प्रत्यानयन बल लगता है। अगर हम खुद खींचेंगे तो फोर्स और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होगी तो +kx होगा। तो यहाँ पर देखिए kx की जगह F रखा तो F² हो गया, अपान नीचे K कर दिया। K क्यों किया, क्योंकि हमें K से भी तुलना करना है, K भी दिया है। तो यहाँ पर F² हो गया और
ये k है तो इसका स्क्वायर करके एक नीचे k का भाग दे दिया, तब तो दोनों का kx स्क्वायर है, f इक्वल टू kx है। तो अगर हम इस k का स्क्वायर कर दें और नीचे बटे में k कर दें तो k स्क्वायर x स्क्वायर की जगह f स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही किया, नीचे k का भाग दे दिया। अब k क्यों किया? क्योंकि k और kb की वैल्यू दी है, उसी से हमको तुलना करना है। f तो कांस्टेंट है, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए k अपान kb कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है Ka इक्वल टू 2kb। तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा है U, तो U व्युत्क्रमानुपाती है K के, यानी जिसका K ज्यादा होगा उसका U कम होगा, इस प्रकार है। तो अगर इसको हम लिखें तो Ka अपान Kb इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसी को हम लिख सकते हैं अब देखिए ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये अपान Eb लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, B नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, तो Kb अपान Ka हो जाएगा। तो K अपान Kb 2 है तो Kb अपान Ka 1/2 हो जाएगा। तो यही ये अपान Eb इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी Eb इक्वल टू 2Ea। कुल मिला करके Kb की तरफ 2 है तो इसका उल्टा Ea की तरफ 2 लग जाएगा। B है इसमें A वाले में लगेगा, इधर B वाले में 2 लगा है तो इधर A वाले में 2 लगेगा, क्योंकि एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/k के समानुपाती है, या यूं कहें कि k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया होगा। तो 52 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, सवाल कहाँ के हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, और या यूं कहें कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो कह रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई पिंड है, बॉडी है, उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया गया। इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर। 18 मीटर ऊपर जाकर के ये रुक जाती है, रुक के फिर नीचे गिरेगी, क्योंकि कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो जब उसकी गतिज ऊर्जा सबसे उच्चतम बिंदु पर 0 हो जाती है, यानी जितनी गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थित का मतलब रुकावट के कारण जो ऊर्जा है तो रुक गई, तो अब वो फिर स्थिर ऊर्जा जो है उसके कारण वो फिर नीचे आती है। तो कह रहा हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो हवा के घर्षण बल के कारण कितनी ऊर्जा का नुकसान होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जी की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत लगा चुके हैं एनसीईआरटी के पीछे के सवाल करने में। तो आइए बड़ी आसानी से हम लोग इस सवाल का उत्तर देंगे। तो देखिए प्रारंभिक वेग u दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान पिंड का है 1 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए पृथ्वी है, इतनी ऊंचाई तक ये वस्तु गई है, ये ऊंचाई मान लीजिए h है, h 18 मीटर है, तो यहाँ v बराबर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से
फेंका गया, यू लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग। यहाँ पर v 0 हो जाएगा अंतिम वेग, और ये ऊंचाई h 18। तो देखिए इस वेग यानी ये जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा इस समय भरी गई, उसके कारण वस्तु यहाँ तक आई। तो ये अधिकतम उच्चतम बिंदु है, यानी यहाँ पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी इस गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, या इसको भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर h बराबर 0 है तो u बराबर 0 होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ 0 है, केवल गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर चूंकि v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 0 है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा है। तो दोनों तरफ हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? हाफ mv² फार्मूला होता है। तो ये हाफ mv² में m की जगह 1 किलोग्राम, v की जगह 20 का स्क्वायर, तो आ गया 200 जूल। अब यही 200 जूल हमारी यहाँ पर आकर के स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो हम ये कहें कि जितनी गतिज ऊर्जा है उतनी स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर हवा के द्वारा ऊर्जा का लॉस नहीं होता तो। परंतु यहाँ तो घर्षण है हवा का, तो विरोध करेगा जाने का। तो अब हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh होती है, तो यही स्थितिज ऊर्जा 200 जूल होगी। जो हमने बताया कि यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यही स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी। तो जाहिर बात है जो ये ऊर्जा है वह ये ऊर्जा होगी, केवल रूप बदल गया है, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो देखिए mgh मैक्स लिखा है 200 जूल। अब मैक्स लिखने के एक कारण और भी है अधिकतम। क्यों? क्योंकि हवा के घर्षण के विरोध में ऊर्जा का नुकसान हो रहा है। तो अगर घर्षण ना होता तो ये अधिकतम ऊर्जा इतनी होती 200 जूल। कहाँ पर? h बराबर 20 मीटर पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में h डैश हमको 18 मीटर दिया है। रुकिए इसको देखते हैं। हाँ, एक चीज समझिए, ये 20 इसलिए लिखा है क्योंकि u हमारी 20 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में वस्तु 20 मीटर जाती है। तो 20 मीटर जो ऊंचाई तक गई, तो उस 20 मीटर की ऊंचाई पर ये यहाँ पर 20 लिखेंगे, h बराबर 20। तो 20 मीटर की ऊंचाई पर ये हमारी स्थितिज ऊर्जा है, ये जो निकाली गई, ये h मैक्स। ये देखिए, ये तो गतिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी उसके कारण, मतलब इतनी गतिज ऊर्जा है तो इतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए यहाँ पर h बराबर 20 मीटर, क्योंकि u 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर चली जाएगी 1 सेकंड में। अब देखिए, तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि u 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब अगर घर्षण ना होता हवा का तो ये वस्तु 20 मीटर ऊपर जाती, लेकिन जा कितनी रही है? केवल 18 मीटर, 2 मीटर कम जा रही है। तो अब 2 मीटर कम जो जा रही है उसके कारण 18 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पहले 20 मीटर पर ऊर्जा निकाल लें, फिर 18 मीटर पर निकाल लें, और दोनों को घटा देंगे तो हमारी ऊर्जा निकल आएगी। तो देखिए, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, हवा के घर्षण के कारण कितना नुकसान होगा? तो 20 मीटर की ऊंचाई पर mgh माइनस 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारा आ गया 20 मीटर पर 200 जूल है, माइनस 18 मीटर पर 1 गुणे g की वैल्यू 10 है, और h यहाँ पर 18 रखेंगे तो ये आ जाएगा 180 जूल। तो 200 होना चाहिए, 180 जूल आया, इसका मतलब 20 जूल ऊर्जा के घर्षण बल में बर्बाद चली गई। तो 20 जूल ऊर्जा का नुकसान होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा।
कुल मिला के वेग 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर जाना चाहिए, जबकि वस्तु केवल 18 मीटर जा रही है। तो 20 मीटर में जो स्थितिज ऊर्जा है वो निकाल लिया, फिर 18 मीटर में जो स्थितिज ऊर्जा है वो निकाल लिया, फिर 20 मीटर वाली स्थितिज ऊर्जा में 18 मीटर वाली स्थितिज ऊर्जा घटा दिया। तो जितना आ गया वही नुकसान हुआ है। होना चाहिए था 200 जूल, लेकिन आया कितना है 180 जूल 18 मीटर पे। तो 20 जूल हमारी हवा के घर्षण में बर्बाद चली गई। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। कह रहा 300 जूल कार्य होता है, कोई ब्लॉक है, गुटका है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल पर, तिरछे किसी एंगल में तल पर स्लाइड कर रहा है, यानी फिसल रहा है। ध्यान दीजिए, फिसल रहा है, लुढ़क नहीं रहा है। जैसे गाड़ी का ब्रेक लगा दिया जाए तो फिसल रही है, और ब्रेक ना लगाया जाए तो कहेंगे लुढ़क रही है, तो फिसल रही है। और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी ऊंचाई कितनी है, आनत तल की ऊंचाई 10 मीटर है। तो कह रहा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, घर्षण के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ऊंचाई h है, तो h मीटर ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हमें ये निकाल लेना है। तो 10 मीटर की ऊंचाई तक अगर गेंद है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। m 2 किलोग्राम है, g 10 लाख दिया गया है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो आ गया 200 जूल। अब देखिए अगर हमको जो है ये निकालना है कि कितनी ऊर्जा का नुकसान हुआ, तो हम दो चीजें निकाल लें, वस्तु के द्वारा किया गया कार्य और वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के विरोध में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। जब दोनों निकाल लेंगे तो उनको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। तो जब हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो 300 जूल ऊर्जा मतलब कार्य करना पड़ता है। तो ये जो 300 जूल कार्य करना पड़ता है 10 मीटर ऊंचाई तक जाने में, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा 300 जूल हमारा। अब ये 300 जूल ऊपर संचित हो गया। अब घर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया जाएगा, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो हम फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य और जो पिंड को ऊपर ले जाने में किया गया कार्य है, दोनों का वो निकाल करके फ्रिक्शन वाले को घटा दें तो कितना कार्य होगा फ्रिक्शन के विरुद्ध में, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी कार्य द्वारा, तो mgh, तो ये 200 जूल आ गई। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो कितनी स्थितिज ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, जो हमने कार्य किया वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गया, और घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया वो जोड़ दिया गया, तो पूरा हमारा आ गया वर्क डन। ये कितना है 300 जूल। क्योंकि हम जब ऊपर चढ़े तो हमने घर्षण के विरुद्ध भी कार्य किया। तो घर्षण के विरुद्ध और प्लस यह ऊंचाई तक जाने में कितना कार्य हुआ 300 जूल क्वेश्चन में दिया है, और हमने यह ऊंचाई पर जो ऊर्जा निकाली वो कितनी आई 200 जूल आई। इसका मतलब 100 जूल का नुकसान हुआ, तो कहाँ गया, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में चला गया। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू 300 माइनस 200 इक्वल टू 100 जूल। 54 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पावर वाले क्वेश्चन है, इसमें शक्ति से संबंधित। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg बीइंग टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम
डिपेंडेंट फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t जे स्क्वायर जे कैप न्यूटन। तो ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, यानी बल समय पर निर्भर है, और है भी टी दिया गया है। वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। वैसे भी हमको पता है, लेकिन बता दे रहा है कि एकांक सदिश आई कैप और जे कैप जो है ये एक्स और वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। कह रहा व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी इज। टी टाइम पर बल के द्वारा कितना शक्ति उत्पन्न की जाएगी। तो सीधा सीधा सवाल है, केवल फार्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे, केवल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा झंझट है। तो देखिए वेक्टर एफ दे दिया है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप न्यूटन, एम दे दिया है 1 किलोग्राम। अब देखिए हमको पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला होता है वेक्टर एफ इंटू वेक्टर वी। तो वेक्टर एफ हमको दिया है, अब वी हमको निकालना है। तो वी कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण इस तरह जाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और अगर त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन जाते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन और इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें नहीं पता, न तुम्हें जानने की ज़रूरत है। कुल मिला के जैसा आएगा उस हिसाब से हम निकालते चले जाएंगे। तो देखिए बल दिया है फोर्स, तो अब उसी हिसाब से हम वी तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमको वी रखना है, क्योंकि फार्मूला होता है पावर का वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर एफ बाई एम होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमको दिया है, मास दिया है, तो इससे हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब देखिए अब एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको v निकालना है तो a dt करना पड़ेगा। तो देखिए वेक्टर v निकालना है, और चूंकि बहुत छोटा है तो वेक्टर a dt लिखा, और पूरे में निकालना है तो इसका समाकलन वाला साइन लगा दी। तो ये हो गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी। तो ये हो गया t का अंदर गुणा होगा, तो ये टी हमारा टी स्क्वायर होगा, जितना स्क्वायर होगा उतने का बटे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। आई कैप प्लस टी स्क्वायर है, टी का गुणा होगा तो टी क्यूब होगा, जितना ऊपर घात होगी उतने का भाग देना पड़ेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये वी आ गया। अब पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी, यानी टी समय में बल द्वारा किया कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी, तो उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो एफ और वी की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये निकाली है, रख दिया हमने। अब देखिए आई वाले का गुणा होगा जे वाले का, तो आई कैप का गुणा 1 होता है, और टी स्क्वायर और टी का गुणा होगा तो टी क्यूब हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर टी क्यूब और टी स्क्वायर का गुणा होगा तो टी की 5, 3 1 का गुणा होगा तो 3। ये हमारा पावर आ जाएगा, इतने वाट। पावर का मात्रक होता है यूनिट वाट, तो W लिखा है। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द हार्ट ऑफ ए मैन पंप 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मरकरी। कह रहा जो आदमी का दिल है वो 5 लीटर खून पंप करता है धमनी के द्वारा, आर्टरी मीन्स हिंदी में धमनी के द्वारा, पर मिनट। तो कितना दाब जनरेट होता है? 150 mm ऑफ मरकरी, यानी 150 mm Hg। कह रहा इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज
13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर जो मरकरी है, पारा है, उसका घनत्व अगर 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो कह रहा है देन द पावर इन वाट इज, तो पावर कितना लगाना पड़ेगा ये सब करने के लिए। तो जैसे दिया उस हिसाब से हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए पावर का फार्मूला P = W/T होता है और ये W = F × S होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखिए ये जो बल होता है F/A हमारा क्या होता है, P होता है, यानी प्रेशर होता है। तो अगर इसकी जगह हम P लिखना चाहें तो क्या करेंगे, जैसा देखिए क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से हमको इसको ढालना पड़ेगा। तो हमें आयतन दिया है और दाब दिया है, प्रेशर, तो प्रेशर और वॉल्यूम दिया है, तो इसको प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए अगर A का भाग दे दें तो हमें A का गुणा करना पड़ेगा, A का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें A का भाग देंगे तो ये बन जाएगा हमारा P, और जब A का गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल और यस विस्थापन, यानी 3 बीमा आ गई लंबाई की। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई और ये विस्थापन में भी एक दूरी आ गई, यानी 3 दूरियां, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह आ गई। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये गुणा कर दिया जाए तो क्या होता है, आयतन। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह हम V लिख सकते हैं, इसलिए ये आ गया W की जगह PV। यहाँ पर P प्रेशर है, ये P पावर है, ध्यान देना है। तो इसीलिए P न लिख के पावर लिखा है, तो PV/T हो गया। T तो वैसे रहेगा तो ये P' लिख सकते हैं, तो PV/T हो जाएगा। अब देखिए P और V हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो हियर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय मैन्स हार्ट, जो आयतन है जो मनुष्य का दिल पंप करता है वो कितना है, V = 5 लीटर। इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा। हमेशा इस फार्मूले में मीटर क्यूब में ही रखेंगे, लीटर में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पर 10⁻³ का गुणा किया गया। टाइम इन विच दिस वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्स, समय कितना लग रहा है, T = प्रति मिनट क्वेश्चन में दिया है, तो मिनट को सेकंड में बदले तो 60 आ गया। प्रेशर एट विच द ब्लड पंप्स, दाब कितना है, 150 mmHg है, यानी 0.15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो ये मीटर ऑफ मरकरी किया तो 10⁻³ का गुणा किया, तो ये आ गया 0.15 मीटर ऑफ मरकरी। तो अब P = हो गया हमारा 0.15 इंटू ये देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल रहा है mm/Hg को, तो इसलिए पारे के घनत्व का गुणा किया है। P = होता है H/dg, ये याद कर लीजिए, फार्मूला नहीं लिखा गया। P = दाब अगर निकालना हो, तो फार्मूला होता है P = H/dg, जहाँ पर H हमारी ऊंचाई है। तो पारा कितना चढ़ रहा है, ये 150 mmHg चढ़ रहा है, यानी 0.15 मीटर चढ़ रहा है। क्या पारा, इसलिए Hg लिखा है, तो H लिख दिया 0.15 मीटर। D डेंसिटी है, कितनी है पारा का घनत्व, 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और G गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा गया है, तो इसी को हम मान लेंगे। तो ये आ गया 20.4 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब पावर कितना होगी हर्ट की, यानी दिल की, PV/T अभी हमने निकाला। तो P हमारा इतना आ गया, T 60 है तो 60 रख दिया, तो आ गया 1.70 वाट। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
56 का सी सही होगा। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइवन बाय ए मशीन दैट डिराइव्स ए कांस्टेंट पावर k वाट। कह रहा है m द्रव्यमान का कोई कण है, उसको किसी मशीन में डिलीवर किया जाता है तो उससे शक्ति कितनी उत्पन्न होती है, k वाट। कह रहा है इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल 0 वेग से शुरू किया है ये सब काम, तो कह रहा है द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज, तो बल कितना लगेगा। सीधा फार्मूला लगा देंगे, उसी तरह तोड़ते मरोड़ते चले जाएंगे जैसा हमसे आंसर चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट पावर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इज k वाट। k वाट का है, यानी एक निश्चित पावर जो है उत्पन्न हो रही है m मास के कण के द्वारा। तो P इक्वल टू k, तो जाहिर बात है कि ये निश्चित है और कण 0 वेग से आरंभ करता है, यानी 0 से उसका कुछ वेग हुआ होगा। तो वेग में परिवर्तन है, जहाँ भी परिवर्तन आ जाता है वहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर हमारी होती है P इक्वल टू W बाई टी, लेकिन चूंकि चेंज हो रहा है इसलिए dW बाई dt इक्वल टू k रख दिया, क्योंकि P को k रखना है, क्वेश्चन में कहा है। तो ये हमारा आ गया dW इक्वल टू k dt। अब dW क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और हमें बल की जरूरत है। तो यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो 0 से W तक, तो dW हो गया 0 से t तक, तो k dt हो जाएगा। जब k dt हुआ तो W हमारा क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा, dd चले जाएंगे, W इक्वल टू kt आ जाएगा 0 से W तक, इधर 0 से t टाइम तक। तो ये हमारा आ गया W इक्वल टू kt। यह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको जानना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं आता है इसलिए हम आपको जैसा है वैसे बता देते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा बहुत गहनता से जानना है तो दीपू सर वो मैथ पढ़े हैं, उनसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये W इक्वल टू kt आ गया यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए ये कार्य आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसलिए क्योंकि हमारा पिंड गतिमान है, तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही कार्य होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय चूंकि ये कहती है और चूंकि वस्तु गतिमान है इसलिए गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही कार्य होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे वही W के बराबर होगा। तो W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा kF माइनस ki होता है। फार्मूला होता है हमारा W इक्वल टू kF माइनस ki, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, या ज्यादा माइनस कम, इस तरह करते हैं। तो देखिए अंतिम वाली हाफ mv स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वाली, तो 0 से वेग से शुरू किया तो वेग 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो W इक्वल टू kt है तो डायरेक्ट kt इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ गया। तो v बराबर आ जाएगा √2 kt बाई m। kt बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो v बराबर जब निकालेंगे तो √2 kt बाई m हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन पर अब क्यों गए v से, क्योंकि बल निकालना है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान अगर पता चल जाए तो अगर त्वरण निकालने तो गुणा कर देंगे तो बल निकल आएगा, फोर्स। तो अब v से हम एक्सीलरेशन की ओर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स की ओर जाना है। तो s से v में, v से a में, a से f में, इस तरह चलेंगे। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। तो a इक्वल टू, ये रूट हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा √2k अपॉन m। ये रूट का मतलब ही हाफ होता है, यहाँ लिखा जाता है। और ये a इक्वल टू dv अपॉन dt है, तो ये dv ऊपर रख दिया और ये dt है
तो ये रूट में टी हो जाएगा जब ये हटेगा, ये मतलब इधर से ये अलग होगा, तो या तो इसी के साथ लिखा जाए, तो ये रूट हटेगा तो टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर से ये टी है। कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे ए बराबर, तो डी वी की वैल्यू यहाँ पर ये रखेंगे और नीचे डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2k बाई एम 1/√t। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये रूट, ये इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से √2 कट जाएगा, तो एक √2 नीचे बचेगा, तो आ गया अंडर रूट k/2mt। अब देखिए ए निकल आया, अब फोर्स निकाल लेंगे तो कण का बल कितना होगा, F = ma होता है, तो m हमारा F = ma, तो ए हमको दिया है, तो जब ये लिखेंगे ए की जगह √k/2mt और इधर m, तो इसको अगर हम अंदर करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट m/2t। एक m से इससे m कटेगा तो एक रूट वाला ऊपर बच जाएगा, क्योंकि m को √m लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब ये t अगर हम बाहर निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट mk/2, और ये t नीचे हाफ में रहेगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो -½ हो जाएगा। तो देखिए कितना घुमा करके हमसे आंसर पूछता है, तो इस चीज़ सावधान रखिए, कैलकुलेशन में नहीं गलती हो जाएगी। तो 57 का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब उनसे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 1 कुलीज टेक्स 1 minute टू रेज ए सूटकेस थ्रू ए हाइट ऑफ 2 meter, but the second कुलीज टेक्स 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. कह रहा है the power of 2 कुलीज आर इन द रेशियो। 2 कुली हैं, देखा होगा रेलवे स्टेशन में जो भार ढोते हैं, लाल रंग के कपड़े पहने रहते हैं। तो कह रहा है एक कुली 1 मिनट में 2 मीटर ऊंचाई पर चढ़ा देता है सूटकेस को, दूसरा 30 सेकंड में चढ़ा देता है, तो दोनों की पावर का अनुपात कितना है ये पूछ रहा है। तो P = W/T होता है, तो उसी को आधार बना के हम लोग करेंगे। पावर P = W/T यानी वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो वर्क डन mgh होता है, क्योंकि जो कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है। इज सेम इन बोथ केसेज। तो कार्य तो दोनों में सेम है, क्योंकि बराबर ऊंचाई पर ले जा रहा है, टाइम में अंतर है, तो टाइम पावर का व्युत्क्रमानुपाती है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P1/P2 = हो जाएगा T2/T1। तो 30 सेकंड अपान 1 मिनट यानी 30 सेकंड बटे 60 सेकंड, तो 1/2 का रेशियो आ जाएगा P1/P2 में। 58 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड P0। कह रहा है एक यम द्रव्यमान की कार है, वो पहले रेस्ट में है यानी वेग 0 है, अब एक्सीलरेट हो जाती है यानी त्वरण से गति करती है, और उसकी इंस्टेंटेनियस पावर यानी तात्क्षणिक शक्ति तुरंत किसी भी क्षण डिलीवर्ड कार को जो देती है वो कितनी है, P0 है यानी कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है, P0। तो कह रहा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर अगर P0 कांस्टेंट है तो वेग का मतलब वेग पावर के हिसाब में किस प्रकार से समानुपाती है। तो देखते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है P = Fv। यहाँ पर P0 का है तो P0 रख दिए, और F बराबर यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास, और A क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड
एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय, और छोटा है इंस्टेंटेनियस यानी ताक्षणिक यानी बहुत कम समय, तो dv/dt लिख दिए। तो P0 इक्वल टू m v dv/dt लिख दिया। यहाँ पर देखिए f की जगह हमने इतना रखा और ये v पहले से है तो v साथ में आ गया, P0 के साथ रखा, f की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। तो ये अब हो गया, इधर आ जाएगा तो P0 dt बराबर mv dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 0 से t तक। तो P0 dt इक्वल टू m कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, 0 से v वेग तक, क्योंकि 0 रेस्ट से शुरू करता है तो ये v dv हो गया। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा P0 t इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा, तो mv स्क्वायर, और जितने का स्क्वायर होगा उतने का बटा होगा। तो P0 t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2। तो v आ गया हमारा, ये इधर चला जाएगा और इसमें रूट लगा दें या हाफ लिखें, तो v आ जाएगा 2P0 t बाई m की पावर हाफ, यानी v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट t के। रूट t कहें या t की पावर हाफ कहें, एक ही बात। 59 का b विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीच हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रनिंग टू द अर्थ। कह रहा है कि एक वस्तु को पृथ्वी से प्रक्षेपित कर दिया जाता है वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और वो कहाँ तक पहुँचती है, पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उतनी ऊंचाई तक पहुँच जाती है। कह रहा द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। तो कह रहा है कि गुरुत्वीय बल के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की जाएगी, पावर उत्पन्न की जाएगी, वो किससे ग्रेटेस्ट यानी ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसको ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 90 डिग्री के कोण पर ऊपर फेंक दिया जाता है और पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर ऊंचाई पर ऊपर जा करके वो नीचे फिर लौटती है। तो कह रहा है कि गुरुत्वीय बल द्वारा सबसे ज्यादा पावर कहाँ उत्पन्न की जाएगी। तो देखिए गुरुत्वीय बल सबसे ज्यादा कहाँ लगता है। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है, तो जब जी घटेगा तो बल भी घटेगा। तो जी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पृथ्वी के नजदीक। तो पृथ्वी के नजदीक जब बल सबसे ज्यादा होगा गुरुत्वीय बल, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक पावर भी जनरेट होगी। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट द अर्थ। उस क्षण जब वस्तु पृथ्वी से टकराने की स्थिति में हो, यानी टकराने के जस्ट पहले पावर सबसे ज्यादा जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्व बल पृथ्वी के नजदीक सबसे ज्यादा होता है। तल पर, तल से नीचे जाएंगे तो भी जी घटता है, ऊपर जाएंगे तो भी जी घटता है। अभी आगे आएगा चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे। तो 60 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह बताया है, पावर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी बराबर एफ वी cos थीटा, और थीटा हमारा जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि जितने कोण पे गई या उसी रास्ते में फिर लौटी, तो अगर ऊपर से देखा जाए तो गई और लौटी तो ये कोण कितना बना 0 डिग्री, क्योंकि उसी रास्ते पे लौटी। Hence the power exerted by the gravitational force is greatest at the instant just before the body hits the earth। देखिए उतना अच्छा नहीं समझा पा रहा, हमने जितना अच्छा समझाया उससे आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुल मिलाकर पृथ्वी के नज़दीक गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा होता है, तो गुरुत्वीय बल सबसे ज़्यादा लगेगा, और P इक्वल टू एफ वी होता है, तो जाहिर सी बात है वेग भी सबसे ज़्यादा होगा और बल भी ज़्यादा होगा पृथ्वी के नज़दीक, इसलिए पावर भी ज़्यादा होगा। ये इस तरह समझना ज़्यादा आसान है। तो 60 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।
आज बस यहीं तक।